गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज फरवरी के एंड में मोदी इजराइल जा सकते हैं। बीच में नेतन्याहू ने भारत आना था, लेकिन उनका दौरा टल गया था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि मोदी इजराइल का विजिट करने जाएंगे। और मोदी और नेतन्याहू के बीच में तो रिश्ता काफ़ी गाढ़ा है, आपको सबको पता ही है। इसके साथ ही एक रिकॉर्ड बनाया गया है नया कि एक एटॉमिक रिएक्टर को जिसका नाम वार 250 है, उसको एक हरकुलस विमान के अंदर अमेरिका ने शिफ्ट किया है दूसरी जगह पर। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को एक जगह से दूसरी जगह, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर को शिफ्ट किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जहां पर वो बन जाता है वो बन जाता है। लेकिन एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, अब वो कल ओथ लेने जा रहे हैं तारिक रहमान, और शेख हसीना पर उनका क्या कहना है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। 2010 और 2020 के बीच में पॉपुलेशन में कितना राइज हुआ है अलग अलग रिलीजन का, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। चलिए, आज सबसे पहले हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो डेटा हमारे पास आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि दुनिया में कितने लोग हैं। हम दुनिया में करीब करीब 800 सवा 800 करोड़ लोग हैं टोटल मिला के, 800 सवा 800 करोड़। अब 2010 और 2020 में करीब करीब दुनिया में जो 2700 जनगणनाएं हुई हैं, जो सेंसस हुई हैं, छोटी बड़ी सब मिला के, स्टेट्स की, नेशनल लेवल की, जिस किस्म की भी जो सेंसस हो सकती है, उन सबको मिलाकर एक प्यू रिसर्च ने अपना एक डेटा जारी किया। और वो डेटा कुछ इस किस्म का है, जहां पर उन्होंने बताया कि 2010 और 2020 में 10 सालों में कितना चेंज हुआ है अलग अलग जो रिलीजन है उनकी पॉपुलेशन के अंदर। तो हम आपको बताएंगे कितना चेंज हुआ है। दुनिया में ये 800 सवा 800 करोड़ जो लोग हैं, इसमें से मैं आपको बता दूं टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीजन को मानने वाले लोग हैं वो है क्रिश्चियनिटी। यानी कि इस समय 2020 में उनको मानने वाले हैं करीब करीब 230 करोड़। 230 करोड़ लोग जो हैं वो मानते हैं क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को मानते हैं। और 10 सालों में जो उनका इंक्रीज हुआ है, करीब करीब 12 करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानने वाले इंक्रीज हो गए 10 सालों में। बस 12 करोड़, ज़्यादा नहीं। नंबर 2 पे जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। जी हाँ, जो इस्लाम को मानते हैं उनकी इस टाइम जो 2020 में जो मानने वाले लोग हैं वो 200 करोड़ लोग हैं। 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, यानी कि मुस्लिम धर्म को मानते हैं। लेकिन 10 साल में उनके नंबर्स में 34 करोड़ का इंक्रीज हुआ। ये मैक्सिमम है किसी भी धर्म के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए 34 करोड़ का इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। तो ये अब कुल मिला के 200 करोड़ हो गए। तो क्रिश्चियनिटी 230 करोड़ है, मुस्लिम 200 करोड़ हो गए हैं। अब एक ऐसा ग्रुप भी आया है साहब तीसरे नंबर पे, जिसे कहते हो नास्तिक, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। आश्चर्यजनक रूप से इसका एक्सपेंशन दुनिया में सबसे तेजी से हो रहा है। लोग अपने धर्म से नफरत कर रहे हैं। जी हाँ, लोग अपने धर्म से, अपने रिलीजन से नफरत कर रहे हैं और धर्म छोड़ छोड़कर कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। ना इस्लाम को मानते हैं, ना क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ना बुद्ध को, ना जैन को, ना पारसी को, ना ज्यूस को, ना हिंदुइज्म को। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो किसी के साथ भी धर्म के साथ नहीं है, जिनको आप नास्तिक भी कह सकते हो, इनका नंबर आप सुनकर हैरान हो जाओगे दुनिया में कि 800 सवा 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 190 करोड़, ऑलमोस्ट समझो तो 1/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 1/4 नहीं कहोगे, 25% नहीं कहोगे तो 22% कह लो, 22-23%। 22-23% की पॉपुलेशन दुनिया में किसी रिलीजन को नहीं मानती और इनका नंबर बढ़ता जा रहा है तेजी से। पिछले 10 सालों में 27 करोड़ लोग इंक्रीज हो गए जिन्होंने अपना रिलीजन छोड़ा और वो नास्तिक बन गए। आप सोच सकते हो
190 करोड़ लोग नास्तिक हैं इस दुनिया में, जो किसी रिलीजन को नहीं मानते, और 10 सालों में उनमें 27 करोड़ का इजाफा हुआ है। चौथे नंबर पे हिंदूज आते हैं दुनिया में, जो अभी 120 करोड़ हैं, और पिछले 10 सालों में उनके नंबर में इजाफा हुआ है 12 करोड़ का, 12.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। बाकी तो बहुत छोटा छोटा, बुद्धिस्टा के मुश्किल से 30 करोड़ हैं दुनिया में। अदर रिलीजन्स हैं जिसमें किसी में 2 करोड़, किसी में 1 करोड़, कुछ ऐसा है, वो तो ठीक है, लेकिन मेजर ये चारों यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं ये है। इसका मतलब हुआ कि 230 करोड़ क्रिश्चियंस 10 साल में 12 करोड़ बढ़े, 200 करोड़ मुस्लिम्स 34 करोड़ बढ़े 10 सालों में, नास्तिक 190 करोड़ 27 करोड़ बढ़े 10 सालों में, हिंदू 120 करोड़ 12.5 करोड़ बढ़े 10 सालों में। ये एक मोटा मोटा खाका नया रिलीजियस प्रोफाइल जो 2020 का है उसका है। 2025 तक और चेंज हुआ है, मैं आपको बताऊं तो उसमें बताया जा रहा है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इस टाइम जो सेगमेंट है वो नास्तिक है। लोग अपना अपना मजहब छोड़ रहे हैं, वो दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि मजहब उनको नफरत करना सिखाता है, मजहब उनको सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाता है, और वो कहते हैं कि मजहब हमें मिसगाइड कर रहा है, मजहब हमें कट्टरवादी बना रहा है, मजहब हमको मजहब है, जो धर्म है, वो हमको आतंकवादी बना रहा है, दूसरों के प्रति नफरत सिखा रहा है, हमें मजहब चाहिए ही नहीं, हम बिना मजहब के ही अच्छे हैं। और उनकी संख्या 190 करोड़ है। सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो कम से कम मजहब के दायरे से बाहर निकल गए। तो ये एक छोटी खबर थी। इसके अलावा मोदी जी विजिट करने जा रहे हैं साहब इजराइल को, और शायद 27-28 फरवरी को इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अभी इजरायली पीएम ने कहा है वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द मेजर अमेरिकन जूइश ऑर्गेनाइजेशन कि पीएम मोदी का वो शानदार स्वागत करेंगे, खास तौर से इजराइल के अंदर। तो उस दौरे को लेकर नेतन्याहू काफ़ी इस टाइम उत्साहित है कि वहाँ पर शानदार स्वागत किया जाएगा, और पीएम मोदी इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको भी वहाँ पर संबोधित करेंगे। नेतन्याहू कहते हैं भारत और इजराइल के बीच में शानदार कोऑपरेशन है, साझेदारी है, हम हर तरह के सहयोग पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, नेतन्याहू तानाशाह हैं। अब दोनों तानाशाह और तानाशाह आपस में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन क्या इस बार फिर से कोई नया पेगासस लेने जा रहे हैं? क्या फिर से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मामला जो है ना, पिछली बार भी गए थे पेगासस ही खरीद के लाए थे जब वहाँ के समुद्र तट पे घूम रहे थे, खासतौर से नेतन्याहू के साथ में। चलिए जो भी है, अब गाज़ा से जुड़े जो पीस मिशंस हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन हाँ, इजराइल और भारत को एक जो उनके संबंध हैं वो थोड़े से और मजबूत होते हुए भी इस मामले में नज़र आएंगे। एक खबर और जो सनसनीखेज है, आज तक सुना था कि जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, वो जब एक बार बन जाता है तो उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं लिया जा सकता, चाहे भले वो छोटा रिएक्टर हो या बड़ा रिएक्टर हो। लेकिन अमेरिका ने वार्ड 250 नाम के एक एटॉमिक रिएक्टर को एक जगह से दूसरी जगह एयरलिफ्ट करके शिफ्ट करके हिस्ट्री बना दी है साहब। और ये पिछले कई डेकेड्स के अंदर इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कहा जाता है कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, आज तक कभी हुआ नहीं था। लेकिन अमेरिका ने ऑपरेशन विंड लॉर्ड के जरिए वार्ड 250 न्यूक्लियर रिएक्टर के 8 मॉड्यूल्स को, जी हाँ 8 मॉड्यूल्स को, 3 C-17 ग्लोब मास्टर जो प्लेन है उनके, जो अमेरिका का आर्मी के हैं, 3 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन्स, उसमें उसके टुकड़े करके उसमें वहाँ पर एयरलिफ्ट किया। यूटा के हिल एयर फोर्स बेस तक एयरलिफ्ट किया है। जब उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, उसमें से उसका जो न्यूक्लियर फ्यूल था, यूरेनियम, वो निकाल लिया गया था। अब वार्ड 250 जो है माइक्रो रिएक्टर कैलिफोर्निया के वेलर एटॉमिक्स का बनाया हुआ है। अब ये एक बड़ी वैन के साइज़ का है एक्चुअली ये, और अपनी पूरी पावर के साथ अगर जब इसको हम रन करते हैं तो 5 मेगावाट की बिजली बनाता है, 5 मेगावाट की। ये 5000 घरों को आराम से
बिजली दे सकता है सालों साल तक, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर तो चलते रहते हैं चलते रहते हैं। सुना है कि अब इसको शिफ्ट करने के बाद इस साल के एंड तक ही दोबारा इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते जाएंगे, इसकी जो पावर है। ये अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी तस्वीरें भी शेयर की, अभी तो खैर मैं इसको अब दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक अमेरिका ने एक नया इतिहास बना दिया, एक नया क्या कहते हैं कि हिस्ट्री बना दी है कि जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसको शिफ्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और मुझे लगता है इंडिया के लिए भी एक बड़ा एक इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि इंडिया की जो जोग्राफिकल सिचुएशंस हैं वो बड़ी वेरिड हैं। कभी पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियां हैं, कहीं बर्फ़ है, और कभी कभी बहुत ऊंचे एरिया में, रिमोट एरिया के अंदर हमको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। तो अगर छोटे गांव के अंदर, छोटे एरिया में 5-10 हज़ार घरों के अंदर बिजली पहुँचाना हो तो इस टाइप का वाट 250 टाइप का रिएक्टर आराम से उनको शिफ्ट करके वहाँ पहुँचाया जा सकता है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक क्या कहते हैं कि मैजिकल थिंग हुई है, एक मिरेकल है, एक चमत्कार है, इतना ही मैं कह सकता हूँ उसके लिए। एक और खबर पे आते हैं, और वो खबर है साहब आपकी बीएनपी का एक बयान आया है शेख हसीना पर कि सरकार तो कल बन जाएगी, कल ओथ होने जा रही है, मोदी तो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, बुलाया तो गया उनको भी, इंडिया को इनविटेशन है, मतलब एक ही बात है, मोदी को इनविटेशन है। लेकिन बीएनपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, उनका कहना है कि बातचीत से हम हल निकालेंगे, हम हसीना को लेके और कोई बहुत ट्रिकी इशू पैदा करें या कोई एक टेंशन पैदा करें हम, या तलखी पैदा करें, वो हम नहीं करने जा रहे हैं। और शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन का मामला काफ़ी सेंसिटिव है, और हम जो भी रिलेशनशिप हमारे पास्ट में रहे हैं, मैंने कई बार कहा इस मामले में कि तारिक रहमान एक बड़े मैच्योर और एक विजडम वाले नेता के रूप में निकल के आए हैं। ख़ास तौर से 17 साल के एग्ज़ाइल के बाद उनकी जो पोजीशनिंग होगी वो काफ़ी मैच्योर आदमी की होगी, और वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, ना ही वो इमोशनल होकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं। उनके जो भी कदम होंगे वो सारे के सारे कदम बेसिकली लॉजिकल और रीजनिंग के साथ में होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अभी जापान और बांग्लादेश के साथ यूनुस सरकार ने समझौता करके, ट्रेड डील करके, एक किस्म से तारिक रहमान को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, और वो चाहते भी थे। चाइना के साथ ऑलरेडी बांग्लादेश का झुकाव है, तो बांग्लादेश एक किस्म से चाइना और अमेरिका के लिए एक नया प्ले ग्राउंड है, द पावर प्ले ग्राउंड आप कुछ कह सकते हैं, और अमेरिका चाहेगा कि वहाँ पर उसका दबदबा रहे। बांग्लादेश की एक इसमें थोड़ा एक डबल प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आता है वहाँ से तो उसके पैसे बांग्लादेश को देने पड़ते हैं, लेकिन चाइना को बांग्लादेश का एक्सपोर्ट नहीं है, तो उसको डॉलर चाहिए। तो डॉलर कहाँ से आएंगे? डॉलर अमेरिका से आते हैं, उसको यूरोप से आते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं, तो वहाँ से डॉलर आते हैं और वो तब चाइना को देता है। तो चाइना इज़ ए टेकर ऑफ डॉलर, जबकि अमेरिका इज़ ए गिवर ऑफ डॉलर, और यूरोप गिवर ऑफ यूरो आप कह सकते हो। तो ये इक्वेशन कुछ थोड़ी सी उल्टी है यहाँ पर, कि चाइना इसलिए आता है कि वो माल बेचेगा अपना और उसको डॉलर मिलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के पास डॉलर होने तो चाहिए ना, वो डॉलर कहाँ से आएंगे? वो डॉलर आते हैं अमेरिका और यूरोप से आते हैं। तो ये दोनों साइड का एक प्रोसेस है। तो बीएनपी दोनों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखना चाहेगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसके साथ ही एक आखिरी खबर यह है कि स्पेस में न्यूक्लियर वॉर बढ़ती चली जा रही है, दूसरी वॉर भी, सैटेलाइट किलर वॉर भी बढ़ती जा रही है। अब पुतिन का भी किलर सैटेलाइट तैयार हो गए हैं। देखिए, अमेरिका के पहले से हैं, चाइना के किलर सैटेलाइट्स हैं, इसके अलावा यूरोप के भी सुना है कुछ सैटेलाइट्स हैं जो बड़ी वल्नरेबल हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको थोड़ी सी रोक लगाने की ज़रूरत है, कि अब स्पेस वार को अगर आप इस लेवल पे ले लेंगे, वहाँ दूसरों के सैटेलाइट को गिराना शुरू कर दोगे, और ख़ास तौर से चाइना के सैटेलाइट स्टारलिंक को लगातार हार्म करने की कोशिश करते रहे। ये बात सबको पता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझौता करके इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप वॉर को ले जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और एक नंबर दिया है आपके जीपे और फ़ोनपे के लिए। छोटी छोटी मदद करेंगे, अच्छी जर्नलिज्म को आपका सपोर्ट मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
मिलते हैं एक अगले एपिसोड में आपसे बहुत जल्दी। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू एंड गुड नाइट।